हमारी हरियाणा सरकार एक हेल्थ स्कीम लॉन्च करने जा रही है जिसका नाम है हरियाणा विलेजर्स जनरल हेल्थ चेकअप स्कीम HVHGS। सो इसके तहत ये स्कीम लॉन्च करी जा रही है कि हम गांव की जो जनता है, गांव की जो पॉपुलेशन है, उसके अंदर हम कोविड को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं और एक जनरल हेल्थ चेकअप के लिए। मैं ये कहना चाहूँगा कि अब इसके अंदर पहले आपको फ्रेमवर्क बताया जाता है कि इस स्कीम का क्या फ्रेमवर्क रहेगा। जो हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जी हैं, उनकी ये विजन थी कि जो हमारे गांव के अंदर जितनी पॉपुलेशन है उनका एक तो जनरल चेकअप किया जाए और उनको कोविड की रोकथाम के लिए हम क्या आगे कदम उठा सकते हैं, वो सब इसके अंदर हम डील करते हैं। इस प्रोग्राम के तहत हम 6700 विलेजेस ऑफ हरियाणा को कवर करेंगे और ये 2 टीमों के माध्यम से आगे कैरी किया जाएगा। वो 2 टीमें क्या रहेंगी? पहली टीम रहेगी फील्ड टीम और दूसरी रहेगी विलेज हेडक्वार्टर टीम। तो फील्ड टीम रहेगी, तो उसका काम रहेगा कि उन्होंने गांव से गांव जाकर, घर से गांव हर गांव के अंदर घर से घर जाकर एक सर्वे करना है और सर्वेलेंस करना है, जिसके अंदर वो इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस या सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस के जो सिम्टम्स हैं उनकी स्क्रीनिंग करेंगे और जो पेशेंट जितने लोग हैं गांव के, उनका एक जनरल हेल्थ चेकअप करेंगे। दूसरी टीम है एक विलेज हेडक्वार्टर टीम, जो कि गांव के अंदर ही किसी एक निर्धारित जगह पे, जहाँ पे विलेज कोविड केयर सेंटर बनाया जाएगा, वहां पे बैठकर वो आगे उनका निरीक्षण करेंगे। अब जो टीम्स बनेगी, कौन से डिस्ट्रिक्ट में कौन सी टीम में कौन सा मेंबर होगा, उसके लिए डिप्टी कमिश्नर जो होंगे उस डिस्ट्रिक्ट के, वो ओवरऑल इंचार्ज रहेंगे। जो हमारे चीफ मेडिकल ऑफिसर हैं वो उसके मेंबर सेक्रेटरी होंगे डिस्ट्रिक्ट कमेटी के, और DDPOs जो हैं वो कंसर्न नोडल ऑफिसर होंगे डिस्ट्रिक्ट लेवल, और इनकी मीटिंग हफ्ते में 3 बार होगी। इस प्रोजेक्ट को कवर करने के लिए हमारी 3 प्रकार की टीमें बनाई जाएंगी, जैसे मैंने आपको पहले बताया। फील्ड टीम जो है, जिसमें कि कौन से मेंबर होंगे वो मैं आपको आगे बताता हूँ। दूसरी टीम रहेगी विलेज हेडक्वार्टर टीम, उसमें कौन मेंबर होंगे वो आगे बताऊंगा। और तीसरी रहेगी रैपिड एंटीजन टेस्ट टीम। ठीक। अब पहली बात हम करेंगे फील्ड टीम के बारे में। जो फील्ड टीम है उसमें 4 लोग होंगे, और वो 4 लोग कौन कौन से हो सकते हैं? वो रहेंगे, एक तो आशा वर्कर, दूसरा आंगनवाड़ी वर्कर, तीसरा एक स्कूल टीचर, और चौथा लेडी पंचायत मेंबर या ग्राम सचिव या फिर BDPO के द्वारा नॉमिनेट किया गया कोई भी एक मेंबर। फील्ड टीम का काम था घर से घर जाकर सर्वे करना। उसके अंदर मेंबर है आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर, स्कूल टीचर, लेडी पंचायत मेंबर या ग्राम सचिव उसी गांव का। ये सारे लोग उसी, जिस गांव में उनकी ड्यूटी लगेगी, उसी गांव के लोग ही लिए जाएंगे। इनका क्या काम रहेगा? इन्होंने घर से घर जाकर इनको एक परफॉर्मा दिया जाएगा, जो वो परफॉर्मा के अंदर उनको भरना है, जिसके अंदर हम लोगों की जनरल हेल्थ चेकअप करेंगे और इन्फ्लुएंजा लाइक सिम्टम अगर कोई है तो उसकी हम स्क्रीनिंग करेंगे। इस स्क्रीनिंग के दौरान अगर कोई पेशेंट इनको सिम्टोमेटिक लगता है या लगता है कि इसमें कोई दिक्कत है या इनको कोई सिम्टम आ रहे हैं या इनको कोई तकलीफ है, तो ये उन पेशेंट्स को विलेज हेडक्वार्टर टीम के पास रेफर कर देगी, जो कि विलेज आइसोलेशन सेंटर या विलेज कोविड केयर सेंटर के अंदर तैनात हो। परफॉर्मा जो फील्ड विजिट वालों ने भरना है वो ये है, जिसमें कि बेसिक सी चीजें हैं: पेशेंट का नाम, उसकी एज, उसका एड्रेस, आधार नंबर, उनका कॉन्टैक्ट नंबर, उस घर में कितने मेंबर्स हैं, उस घर में कितने टॉयलेट्स हैं, टॉयलेट जितने भी हैं उनमें से अटैच्ड कितने हैं और कॉमन कितने हैं, घर में कितने लोग हैं, क्या उनका पिछले किसी 1 हफ्ते या 10 दिन के अंदर किसी कोविड पॉजिटिव केस के साथ कोई कॉन्टैक्ट हुआ, या उनके घर में कोई कोविड पॉजिटिव पेशेंट आया, या उनको कोई खांसी जुकाम या बुखार टाइप के कोई लक्षण हो। तो ये परफॉर्मा फील्ड टीम ने भरना है, जिसमें कि मेंबर कौन होगा? आशा, आंगनवाड़ी, स्कूल टीचर, लेडी पंचायत मेंबर, ग्राम सचिव या कोई और मेंबर जो कि BDPO से नॉमिनेट किया गया। उसके बाद दूसरी टीम जो हमारी विलेज कोविड केयर सेंटर पे रहेगी, उसका नाम है विलेज हेडक्वार्टर टीम। इसमें 3 मेंबर होंगे। पहला मेंबर हेल्थ मेंबर होगा, जो कि डिसाइड किया जाएगा CMO की ओर से कि वो कौन होगा। वो ANM, लेडी हेल्थ विजिटर, LHV, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन या कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर में से कोई भी एक हो सकता है।
दूसरा मेंबर इस कमेटी का होगा नॉन हेल्थ मेंबर, जो कि बाकी जो डिपार्टमेंट, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, डीडीपीओ है और डीसी साहब हैं, उनकी ओर से डिसाइड किया जाएगा कि वो कौन है। उसमें कौन कौन से डिपार्टमेंट हो सकते हैं? स्कूल एजुकेशन हो सकता है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट हो सकता है, टेक्निकल एजुकेशन हो सकता है, हायर एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, एनिमल हस्बेंड्री, पंचायत डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर, फूड सप्लाई, हॉर्टिकल्चर। इनमें से कोई भी डिपार्टमेंट का एक एम्प्लॉय नॉन हेल्थ मेंबर का रोल फुलफिल कर सकता है। और तीसरा मेंबर रहेगा डाटा एंट्री ऑपरेटर, जो कि उसी गांव में से या इन्हीं मेंबर में से किसी को भी डाटा एंट्री ऑपरेटर का कंप्यूटर पे काम आता होगा तो उसकी ड्यूटी लगाई जाएगी। अब रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज विलेज हेडक्वार्टर टीम की क्या होगी? हमारी जो फील्ड टीम है, जब वो पेशेंट को स्क्रीन करने के बाद जो पेशेंट्स, जो लोग उनको लगेंगे जिनमें सिम्टम है या उनकी पॉजिटिव कॉन्टैक्ट है, उनको जब उन्होंने उनको वो विलेज हेडक्वार्टर टीम पे रेफर करेंगे। विलेज हेडक्वार्टर टीम क्या करेगी? पेशेंट की एक तो हेल्थ की हिस्ट्री लेगी सारी, कि उनको क्या तकलीफ है, कब से है, कितने दिन से है, क्या क्या सिम्टम्स है। एक जनरल चेकअप करेगी जिसके अंदर उनका टेम्परेचर, SpO2 लेवल, रेस्पिरेटरी रेट, बीपी, वेट, ये सारी चीज़ें नोट करेगी। जो उनमें से इन दोनों चीज़ें करने के बाद उनको लगता है कि किसी पेशेंट में कोविड के लक्षण आ रहे हैं या कोविड का डाउट है, उन पेशेंट्स को वो वहीं पे विलेज कोविड केयर सेंटर में रख लेंगे। और जो रैपिड एंटीजन टेस्टिंग की टीम है, जो तीसरी टीम थी, उनको इन्फॉर्म कर देंगे, वो आएंगे और उसी जगह पे गांव में ही उनका रैपिड एंटीजन टेस्ट किया जाएगा। अब अगर करने के बाद टेस्ट किया जाएगा, अब जो विलेज हेल्थ क्वार्टर टीम है उनको क्या क्या दिया जाएगा? उनको एक थर्मल स्कैनर दिया जाएगा जो कि टेम्परेचर देखने के लिए, पल्स ऑक्सीमीटर दिया जाएगा SpO2 देखने के लिए, दवाइयों की कुछ किट दी जाएगी और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दिया जाएगा अगर उनको जरूरत होगी तो। अब रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रहेंगी तीनों मेंबर्स की? डाटा एंट्री ऑपरेटर जो है उनको बेसिक डिटेल्स नोट करनी है पेशेंट की, जैसे कि नाम, एज, एड्रेस, घर में कितने लोग हैं और उनकी कोई प्रीवियस मेडिकल हिस्ट्री। उनको कोई हार्ट की दिक्कत है पुरानी, बीपी की प्रॉब्लम है पुरानी, ये सारी चीज़ें उनको नोट कराई जाएगी। सो इसके बाद जो नॉन हेल्थ मेंबर है उनका काम रहेगा, उनको हेल्थ पैरामीटर्स जो हैं जैसे कि टेम्परेचर, वेट एक्सेट्रा, SpO2, ये सारी चीज़ें उनको मैनेज करनी है। जो हेल्थ मेंबर रहेगा वो रेस्पिरेटरी रेट, SpO2, बीपी एंड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस चेक करेगा। सो हमारी विलेज हेडक्वार्टर टीम के 3 मेंबर थे। हेल्थ मेंबर के अंदर हमारी LHB हो सकती है, फार्मासिस्ट हो सकता है, LT हो सकता है, CHO हो सकता है। नॉन हेल्थ मेंबर के अंदर हमारे जितने बाकी डिपार्टमेंट्स हैं, टेक्निकल एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, पंचायती राज डिपार्टमेंट, ये सारे डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज हो सकते हैं, एक व्यक्ति को भी। और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, नॉन हेल्थ मेंबर ने टेम्परेचर और वेट चेक करके नोट करना है, हेल्थ मेंबर ने रेस्पिरेटरी रेट, SpO2, बीपी एंड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस चेक करना है। उसके बाद तीसरी टीम जो है रैपिड एंटीजन टेस्ट टीम रहेगी। ये जो टेस्ट है ये मेडिकल ऑफिसर या डेंटल सर्जन या आयुष डॉक्टर या फिर CHO के द्वारा किया जाएगा। और ये विलेज कलेक्शन कोविड केयर सेंटर में दिन में 2 बार राउंड करेंगे, जिसके अंदर ये उन पेशेंट्स का टेस्ट भी करेंगे। और जो पेशेंट्स उनमें से टेस्ट का पॉजिटिव रिजल्ट आ जाता है और उनको अगर हॉस्पिटल, उनको कोविड केयर सेंटर के अंदर अगर एडमिट किया गया है तो उनकी मॉनिटरिंग भी करेंगे, देखभाल भी करेंगे और उनको दवाइयाँ भी वहीं देंगे। ये एक फ्लो चार्ट है। फ्लो चार्ट में अगर आप देख पाएंगे 2 टीमें रहेंगी। फील्ड टीम जो कि आशा रहेगी, आंगनवाड़ी रहेगी, स्कूल टीचर या लेडी पंचायत, ये 4 लोग होंगे उसके अंदर मेंबर। ये हाउस टू हाउस सर्वे करेंगे। उसके बाद हाउस टू हाउस सर्वे करके जो क्वेश्चन दिया गया है वो भरेंगे। फर्दर केसेस को आगे फर्दर असेसमेंट के लिए विलेज कोविड केयर सेंटर पे हेडक्वार्टर टीम के पास भेजेंगे और ये जनरल अवेयरनेस के बारे में भी बताएंगे। विलेज हेडक्वार्टर टीम जैसे मैंने अभी बताया आपको, हेल्थ मेंबर, नॉन हेल्थ मेंबर, डाटा एंट्री ऑपरेटर विद कंप्यूटर, ये होंगे। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रहेगी? नॉन हेल्थ मेंबर SpO2 लेवल, बीपी, वेट, टेम्परेचर एक्सेट्रा चेक करेंगे। हेल्थ मेंबर जो है वो दवाइयाँ देंगे और डाटा एंट्री ऑपरेटर रिकॉर्ड करेगा। अब इनको आगे कैटेगराइज कैसे किया जाएगा? जब पेशेंट्स का रैपिड एंटीजन टेस्ट किया जाएगा उसके बाद पेशेंट पॉजिटिव, जो लोग पॉजिटिव आ जाएंगे उनमें अगर माइल्ड सिम्टम है
तो हम उस पेशेंट से पूछेंगे और उससे चेक करेंगे क्या उनके घर में एक अलग से टॉयलेट है, क्या उनके घर में होम आइसोलेशन होने की फैसिलिटी है। अगर तो फैसिलिटी होगी तो उनको हम वहां से होम आइसोलेशन की किट देकर, दवाइयां देकर उनको घर भेज देंगे। अगर नहीं होगी तो उनको हम विलेज कोविड केयर सेंटर में मॉनिटर करेंगे। जो मॉडरेट केसेस रहेंगे, मान लीजिए जिनको बुखार ज्यादा है, जो मॉडरेट केसेस रहेंगे उनको अगर ऑक्सीजन की सपोर्ट है, चाहिए, तो उनको आगे रेफर कर दिया जाएगा सिविल हॉस्पिटल के ऊपर। और अगर उनको ऑक्सीजन की सपोर्ट नहीं है बट वो मॉडरेट केसेस हैं तो उनको विलेज कोविड केयर सेंटर में रख लिया जाएगा। जो सिवियर केसेस होंगे उनको सीधा ही सिविल डिस्ट्रिक्ट सिविल हॉस्पिटल में रेफर कर दिया जाएगा। अब कोविड केयर सेंटर, विलेज का कोविड केयर सेंटर बनाने के लिए वहां पे क्या क्या होना चाहिए? सबसे पहली चीज, वहां पे 2 कमरे होने चाहिए और दोनों कमरों का अलग अलग एक सेपरेट टॉयलेट फैसिलिटी होनी चाहिए। हर कमरे के अंदर 5 से 10 बेड लगाने की जगह होनी चाहिए। एडिक्वेट वेंटिलेशन होनी चाहिए। फैसिलिटी ऑफ फैन, साफ पीने का पानी, और कुछ जगह जहाँ पे आप पेशेंट्स को बिठा के उनका एग्जामिनेशन कर सकें। ये जो जगह है कि कहाँ पे विलेज कोविड सेंटर खोला जाएगा, ये पंचायती राज डिपार्टमेंट से आइडेंटिफाई किया जाएगा। अब आएगा मैनेजमेंट इन विलेज कोविड केयर सेंटर। जो लोगों का रैपिड एंटीजन टेस्ट हुआ और वो पॉजिटिव हुए और उनके घर में होम आइसोलेशन की जगह नहीं है, उनको हम विलेज कोविड केयर सेंटर के अंदर ही एडमिट कर लेंगे। अब इन केसेस को जो विलेज हेडक्वार्टर टीम है पोलाइटली बात करेगी उनसे और उनकी जितने शंका है या क्वेश्चंस हैं उनके आंसर करेगी। जो पेशेंट्स एडिक्वेट फैसिलिटी, अगर किसी पेशेंट की टेस्ट का रिजल्ट पॉजिटिव आने के बाद अगर उनके घर में आइसोलेशन की फैसिलिटी है, जैसे कि अलग से सेपरेट टॉयलेट और एडिक्वेट स्पेस है, देन उस पेशेंट को होम आइसोलेशन प्रिस्क्राइब करके होम आइसोलेशन किट देकर उनको घर भेज दिया जाएगा और उनकी वहाँ पे रेगुलर मॉनिटरिंग आशा और एएनएम के द्वारा की जाएगी। अब प्रोटोकॉल एग्जामिनेशन का कैसे करना है? जो फील्ड हेडक्वार्टर टीम है उनको ये परफॉर्मा भरना है हर पेशेंट का। तो पहली चीज रहेगी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट, कि उनका किसी कोविड व्यक्ति से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट हुआ है कि नहीं, यस, नो, और कितने दिन पहले हुआ। ये जो फॉर्म है, ये नॉन हेल्थ मेंबर जो हैं, जो कि आप में से जैसे आप लोग आज ज्वाइन करे हैं, काफ़ी सारे टीजीटी टीचर्स हैं, पीजीटी टीचर्स हैं, आशा वर्कर्स हैं, सारे वो लोग हैं, तो उनमें से आप लोगों को ये फॉर्म भरना है। काफ़ी सिंपल तरीके से यस नो के माध्यम से हमने ये फॉर्म बनाया है कि पेशेंट को फीवर है कि नहीं है, अगर है कितने दिनों से है और कितना है, बॉडी एक शरीर में दर्द है कि नहीं, खांसी है कि नहीं, दस्त है कि नहीं, सूंघने की और टेस्ट करने की शक्ति है कि नहीं, सांस लेने में कोई कठिनाई, जुकाम या बहता नाक, गले में दर्द, या उनको कोई और मेडिकल हिस्ट्री जैसे कि ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हार्ट डिजीज, टीबी, अस्थमा, सांस लेने की दिक्कत, दमे की बीमारी या कैंसर की दिक्कत, तो ये सारी चीजें इस फॉर्मेट में नोट कर ली जाएंगी। उसके बाद अब जो हमारी फील्ड हेडक्वार्टर टीम है उनको एग्जामिनेशन करना कैसे है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप लोगों में से काफ़ी लोग ऐसे हैं जो कि हेल्थ बैकग्राउंड से नहीं है, तो हमने एक ऐसा मॉड्यूल बनाया है जिसमें आपको क्या करना है वो भी बताया जाएगा, कैसे करना है वो भी बताया जाएगा, क्या चीज़ आपको चाहिए होगी वो भी आपको दी जाएगी। तो पहली चीज़ हमें सबसे पहले पेशेंट का चेक करना है थर्मामीटर। आजकल कोविड के ज़माने में हम सब सरकारी एम्प्लॉयज़ के ऑफिस के अंदर जब हम एंटर करते हैं तो सब जगह आपने देखा होगा एक थर्मल स्कैनर दिया गया है, उसमें आप सबका टेम्परेचर भी रोज सुबह चेक किया जाएगा। आप लोगों को भी वही थर्मल स्कैनर दिया जाएगा, आपको अपने हैंड एंड थर्मल स्कैनर से टेम्परेचर चेक करना है। पेशेंट के हाथ से 6 इंच, लगभग 6 इंच की दूरी पे आपको रख के उसको ऑन करना है। जो स्क्रीन के ऊपर नंबर आएगा उसको आपने रिकॉर्ड करना है। अगर स्क्रीन के ऊपर नंबर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट एफ लिखा हो या 37 डिग्री सी सेंटीग्रेड लिखा हो तो वो उसे हम बुखार मानते हैं। ये करने के बाद आपको दिन में काफ़ी बार उस थर्मल स्कैनर को साफ करके सैनिटाइज करके फिर अपने किसी और व्यक्ति के देना है। दूसरी चीज़ रहेगी हाउ टू चेक एसपीओ। आजकल हम बहुत सारे लोग हैं हमारे घर के अंदर भी, जैसे कोविड के केसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं, हमारे सबके घर के अंदर भी, काफ़ी लोगों के घर के अंदर भी बहुत लोग संक्रमित हुए होंगे।
तो SpO2 यूज करना आज की डेट में सबको आता है, बट फिर भी हम आपको SpO2 यूज करना बताएंगे भी, और एक वीडियो मैं आपको दिखाना चाहूंगा जिसके अंदर SpO2 होता है। SpO2 पल्स ऑक्सीमीटर क्या होता है, ये आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा को चेक करता है। अगर ये 94 से ज्यादा रहे तो उसका मतलब रहता है कि पेशेंट को माइल्ड सिम्टम है। अगर 94 से कम जा रही है दैट मीन्स मॉडरेट सिम्टम, अगर 90 से कम है तो दैट मीन्स पेशेंट को सिवियर। अब आपको वीडियो दिखाता हूँ पल्स ऑक्सीमीटर। जी, अब आप सबने देखा अभी पल्स ऑक्सीमीटर कैसे यूज करते हैं। सो पल्स ऑक्सीमीटर यूज करने में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं दोबारा एक बार रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले रहेगी कि हमको ये ध्यान रखना है कि हमारे नेल नाखून के ऊपर किसी तरह का कोई नेल पेंट या वो ना लगा हो। दूसरी बात, हमको अपने हाथ ज़्यादा हिलाने नहीं है, उसको टेबल के ऊपर आप फ्लैट रख लीजिए, उसके साथ आप पल्स ऑक्सीमीटर चेक करें। तीसरी चीज़ है कि उसको 30 सेकंड से 60 सेकंड तक वेट करें। हो सकता है लगाते ही सैचुरेशन पल्स ऑक्सीमीटर 91 से शुरू करे, बट वो एंड में आके 98 पे स्टेबल हो जाता है। तो जिस पे स्टेबल हो जाता है वो वाली रीडिंग हम मानेंगे, ना कि जहां से शुरू हुआ, चाहे वो शुरू 80 से हो, बट जहां पे वो स्टेबल होगा वो एक्यूरेट रीडिंग मानी जाएगी। सो अब आगे है जी बीपी मेजरमेंट, कि बीपी अगर हमें वहां पे मेजर करना है तो वो हम कैसे मेजर कर सकते हैं। ये उसके लिए भी एक छोटी वीडियो है, मैं आपको बताता हूँ। सो अब मैं आगे चलूंगा अपनी पीपीटी में। सो आगे हमारी स्लाइड रहेगी बीपी चेक, रेस्पिरेटरी रेट। रेस्पिरेटरी रेट क्या रहेगा, रेस्पिरेटरी रेट वो होता है कि एक इंसान एक मिनट के अंदर कितनी बार सांस लेता है। इसको चेक करने के लिए आप एक मिनट के अंदर घड़ी से कि एक उसमें, अब हम जब हमारी छाती एक बार हम अंदर सांस लेते हैं फिर छोड़ते हैं, सो अंदर सांस लेने का टाइम और छोड़ने का टाइम दोनों चीजें एक बार काउंट होंगी, वो एक ब्रेथ मानी जाएगी। तो हमने 60 सेकंड के अंदर हमने कितनी बार सांस लिया उसको हम चेक करेंगे। अगर किसी का रेस्पिरेटरी रेट 24 से ज्यादा हो, 24 ब्रेथ्स पर मिनट से ज्यादा हो, तो हमें बाकी सारे पैरामीटर्स जैसे कि SpO2, टेम्परेचर, फीवर बड़ी ध्यान से चेक करना चाहिए। आगे रहेगा लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस का मतलब रहेगा अगर कोई पेशेंट आता है, कोई बेहोशी की हालत में है या घबराया हुआ है, तो आप ये चेक करने के लिए उनसे ये पूछ सकते हैं कि आज क्या टाइम है, अभी क्या टाइम हुआ है, आज कौन सी तारीख है, वो कौन सी जगह पे है, कौन से शहर में। अगर वो इस चीज का जवाब ठीक दे सकता है तो दैट मीन्स कि पर्सन की कॉन्शियसनेस में कोई दिक्कत नहीं। अगर वो अगर आप मान लीजिए आप करनाल में बैठे हैं और उनसे पूछते हैं आप कहाँ हैं माता जी, और माता जी जवाब देते हैं कि वो दिल्ली में है, तो दैट मीन्स कि उनको कंफ्यूजन है और उनको कोई ना कोई दिक्कत है जिस वजह से वो ये नहीं सोच पा रहे हैं कि वो कहाँ पे है। तो इसके लिए उनको आगे रेफर करना जरूरी है। अब आएगा आगे ट्रीटमेंट। जो पेशेंट्स हमने बोला था कि पॉजिटिव हैं और उनके घर में होम आइसोलेशन की जगह नहीं है, वो लोग कोविड केयर सेंटर में ही एडमिट कर लिए जाएंगे और वहां पे उनकी ट्रीटमेंट दी जाएगी। ट्रीटमेंट क्या रहेगी, ट्रीटमेंट के लिए जो हमारा हेल्थ मेंबर है वो ही ट्रीटमेंट देगा, जो डॉक्टर्स होंगे वो ही ट्रीटमेंट देंगे। पैरासीटामोल 650 ग्राम उनको दी जाएगी 4 से 6 घंटे के अंदर। बुटेनोसॉइड इनहेलर दिया जाएगा, फेमोटिड्रीन टैबलेट है, पेंटाप्रोजोल टैबलेट है, कफ सिरप है, टैबलेट जिंक है, टैबलेट विटामिन सी है, टैबलेट विटामिन डी है, और गर्म पानी के गरारे हैं, और पेशेंट को ज़्यादा पानी पीने के लिए बताया जाता है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये होम आइसोलेशन किट के अंदर भी हैं, तो जो पेशेंट होम आइसोलेशन में जाएंगे उन पेशेंट्स को भी ये किट दी जाएगी। अब जो हमारी हेडक्वार्टर की टीम है उनको वो पेशेंट जो वहाँ एडमिट है उनको क्या मॉनिटरिंग करनी है, उनको ये पेशेंट का एक चार्ट बनाना है जो हर पेशेंट के लिए भरना है, जिसके अंदर की डेट, लेफ्ट वाले कॉलम में डेट और टाइम आएगा। फिर उसके बाद उस पेशेंट का क्या टेम्परेचर है, मान लीजिए सुबह 8 बजे क्या है, फिर हर 4 घंटे के बाद 12 बजे कितना था, फिर शाम को 4 बजे कितना था, फिर रात को 4 बजे कितना था, उनकी पल्स कितनी थी, उनकी SpO2 कितनी थी जो कि पल्स ऑक्सीमीटर बताएगा, उनको सोमवार सुबह 8 बजे
क्या बहता नाक था, गले में खराश थी, खांसी थी कि नहीं। उस हिसाब से ये सारी चीजें नोट करके अगर इनके अंदर कोई और रिमार्क डालने चाहेंगे तो वो इसमें डालेंगे। ये लॉग चार्ट विलेज हेल्थ वाटर टीम में या तो हेल्थ मेंबर और नॉन हेल्थ मेंबर दोनों मिलकर हर पेशेंट का दिन में हर 4 घंटे के बाद भरा जाए, ताकि ये आगे डॉक्टर के साथ शेयर हो सके। और इसमें अगर कोई ट्रीटमेंट की चेंज करने की कोई जरूरत पड़ती है तो वो उस हिसाब से डॉक्टर कर सकते हैं। हाउ टू वेयर अ नॉन मेडिकल मास्क। अब आप इसके अंदर आप देख सकते हैं कुछ डूज एंड डोंट्स, क्या चीजें आपको करनी है, क्या चीजें नहीं करनी। पहली चीज यहाँ से शुरू करेंगे। आपको मास्क पहनने से पहले अपने हाथों को धोना है साबुन से और पानी से। अगर आपके पास साबुन या पानी नहीं है तो आप 70% अल्कोहल वाले अल्कोहल सैनिटाइजर से हाथ सैनिटाइज करके फिर मास्क पहनें। मास्क पहनने से पहले आप देख लें कि मास्क किसी गंदा तो नहीं है, या ये पुराना मास्क आपने पहले का पहना हुआ वो तो नहीं। तीसरी चीज, आपको मास्क को एडजस्ट करना है, आपके साइडों पे गैप नहीं होना चाहिए यहाँ पे, और मास्क नाक और चिन से लेके कवर होना चाहिए। उसके बाद पहनने के बाद मास्क का जो बाहर वाला हिस्सा है उसके ऊपर हमें हाथ नहीं लगाना। अगर गलती से आपका हाथ लग भी जाता है तो अपने हाथ को तुरंत सैनिटाइज करें और हाथों को धोएं। मास्क को हटाने के लिए अपने दोनों कानों से मास्क को खींच के निकालें। मास्क को उतारते हुए मास्क को अपने मुंह से दूर करते हुए उतार लें, और मास्क को किसी पॉलिथीन लिफाफे में या प्लास्टिक के लिफाफे में स्टोर कर लें, और उस हिसाब से उसको घर जाकर गर्म पानी से और साबुन के साथ धो लें। उसके बाद धोने के बाद अपने हाथ भी अच्छे से धोएं। क्या चीज़ें नहीं करनी, जो मास्क गंदा लग रहा है उसको पहनना नहीं है, जो मास्क लूज है उसको नहीं पहनना, जो मास्क को आपने अपने नाक के नीचे नहीं पहनना कि आपका नाक बाहर में मास्क ऊपर है। जब लोग आपके आसपास आके बात करें तो बहुत लोग बात करने से पहले अपना मास्क नीचे कर देते हैं, वो नहीं करना। जिस मास्क में सांस लेने में कठिनाई हो वो मत पहने, और अपना मास्क किसी और के साथ शेयर ना करें। आगे है जी हैंड वॉशिंग की प्रक्रिया, कि हमें हाथ कैसे धोना। उसके लिए आपको एक वीडियो है, ये मैं आपको दिखाना चाहूंगा। वीडियो के अंदर आप देखेंगे कि हाथ कैसे धोया जाए। आपको बताती हूँ। अगर आप लोग वीडियो देख पा रहे हैं तो एक बार चैट में यस लिख दीजिए, ताकि मुझे पता लग जाए सब देख पा रहे हैं और सब सुन भी पा रहे हैं। वो 5 परिस्थितियां जब हाथ धोए जाने चाहिए। पहला, किसी भी मरीज को छूने से पहले हाथ धोएं। दूसरा, किसी भी मरीज के ऊपर स्वच्छ एवं जीवाणु रहित प्रक्रिया शुरू करने से पहले हाथ धोएं। तीसरा, किसी भी मरीज के तरल पदार्थ के संपर्क में आने के बाद हाथ धोएं। चौथा, किसी भी मरीज के परिवेश में आने वाली चीजें जैसे तकिया, बिस्तर, साइड रेलिंग इत्यादि को छूने के बाद हाथ धोएं। पांचवा, किसी भी मरीज को छूने के बाद हाथ धोएं। जितना जरूरी हाथ धोना है उतना ही जरूरी है सही प्रकार से हाथ धोना। क्या आप जानते हैं हाथ कैसे धोए जाने चाहिए? जी सिस्टर जी, नल खोला, पानी के नीचे हाथ रखे और धो लिए। आइए मैं आपको बताती हूँ हाथ धोने का सही तरीका। ध्यान रखें, हाथ धोने से पहले चूड़ी, अंगूठी और घड़ी अवश्य उतार दें। फिर हाथों को गीला करें और उपयुक्त मात्रा में साबुन ले लें। स्टेप्स ऑफ हैंड वॉशिंग। पहला, दोनों हाथों की उंगलियों और हथेलियों को परस्पर मलें। दूसरा,
हाथों की उल्टी सतह पर उंगलियों के बीच में मले। तीसरा, हाथों को इस तरह मले। चौथा, अंगूठे को गोलाई में चारों तरफ से मले। पांचवा, उंगलियों के सिरों को दूसरी हथेली पर गोलाई में मले। छठा, कलाई को मले, फिर पानी से धो लें। ध्यान रहे, हर स्टेप को 2 से 3 बार दोहराएं। 30 सेकंड का समय हाथ धोने के लिए पर्याप्त है। अब आपके हाथ साफ हैं। हाथ धोते समय कुछ बातों का ध्यान रखें। सिंक पर्याप्त मात्रा में गहरा होना चाहिए। तरल साबुन का प्रयोग करें। हाथों को धोने के बाद पहले इस्तेमाल किए हुए तौलिए से ना पोंछें। हाथ धोने के बाद कोनी से नल बंद करना ना भूलें। हाथ धोने की विधि सिंक के ऊपर लगा कर रखें। तो आप सबने अभी देखा हाथ धोने की प्रक्रिया, जिसको हम सुमन के नाम से करते हैं। एस से सीधा, U से उल्टा, M से मुट्ठी, A से अंगूठा, N से नाखून और K से कलाई। सुमन के। तो आगे रहेगा सोशल डिस्टेंसिंग। सोशल डिस्टेंसिंग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कोविड-19 से बचने के लिए, जिसको हम 2 गज की दूरी कहते हैं, 6 फीट की दूरी। ये आपको कहाँ कहाँ करनी है? अगर आपके घर में कोई पॉजिटिव पेशेंट है तो उससे भी करनी है, घर के अंदर भी और बाहर भी। मास्क पहनने के बावजूद, अगर आप ये पिक्चर देख पाए, इस पे दोनों लोगों ने घर के अंदर मास्क पहना है और 6 फीट की दूरी बना रखी है। ये घर के बाहर भी अगर ये इन्होंने मास्क पहना है और 6 फीट की दूरी, ये ना समझे कि हमने अगर आप किसी से बात कर रहे हैं, आप दोनों ने मास्क लगाया हुआ, तो 6 फीट की दूरी कम हो जाती है। 6 फीट की दूरी मास्क के साथ। ये एक समअप रहेगा कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, जिसके अंदर की कोविड के क्या प्रिकॉशंस हैं। पहली चीज, अपने हाथों को बार बार पानी और साबुन से धोएं। दूसरी चीज, मास्क अपना पहन के रखें। तीसरी चीज, कभी खांसी या छींक आपको आती है तो या तो किसी कपड़े से अपना मुंह ढककर उसमें खांसी या छींक करें। चौथी चीज, अपने बेवजह अपने आंखों को, मुंह को टच ना करें। और चौथी चीज, 2 गज की दूरी। बदलकर अपना व्यवहार करें कोरोना पर वार। सो ये चीजें हैं जो अब हमें अपने नॉर्मल बिहेवियर डे टू डे के अंदर डालने की जरूरत है। आप पीपीटी देख पा रहे हैं? अब आगे रहेगा कि हमने पेशेंट को रेफर कब करना है। अगर किसी पेशेंट को सांस लेने में कठिनाई हो, जैसे हमने पहले बताया था कि हम रेस्पिरेटरी रेट पेशेंट का नापें, जो कि होता है कि एक पेशेंट ने 1 मिनट में कितनी बार सांस लिया और छोड़ा। एक बार सांस लेना अंदर और छोड़ा, जब इसको 1 माना जाए तो इस हिसाब से अगर उनका रेस्पिरेटरी रेट 24 से ज़्यादा है, ऑक्सीजन सैचुरेशन 94% से कम है, छाती में दर्द है, बुखार 101 से ज़्यादा या कफ है जो कि 5 दिन से ज़्यादा है, ऑल्टर्ड मेंटल स्टेट है, जैसे मैंने बताया था कि अगर आप पेशेंट से पूछ रहे हैं कि आप किस शहर में हैं, आप हैं असल में करनाल, बट पेशेंट कहता है कि हम तो दिल्ली में, उस पेशेंट को जिसको किसी भी लिम्ब के अंदर कोई हो या उनकी होठों की या चेहरे की या उंगलियों की नीले रंग की कोई डिस्कलरेशन, ये सारे पेशेंट हैं जिनको आप आगे रेफर करेंगे सिविल हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट सिविल हॉस्पिटल। अब रेफर करने के लिए ये कोविड-19 की हेल्पलाइंस है गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा की 1075 या फिर 8558893911। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। एम्बुलेंस कॉल करने के लिए 108 पे कॉल कर सकते हैं।
अब जो लोग हमारे विलेज कोविड केयर सेंटर में एडमिट रहेंगे, उन पेशेंट्स के लिए क्या दिशा निर्देश है? आप लोगों ने उन पेशेंट को क्या बोला? पहली चीज कि उन पेशेंट को सारा टाइम एक 3 लेयर्ड सर्जिकल मास्क पहनना है, जो कि आपको आपके सेंटर के अंदर सप्लाई भी किया जाएगा, और हर 8 घंटे में वो मास्क चेंज करें। मास्क को डिस्पोज ऑफ करने से पहले उसको 1% ब्लीचिंग सोल्यूशन से डिसइंफेक्ट करें। रेस्पिरेटरी एटिकेट सारे फॉलो करेंगे। खांसते वक्त या छींकते वक्त अपने मुंह को ढक के खांसेंगे या छींके, और अपने हाथों को 40 सेकंड तक बार बार पानी और साबुन से धोना है या अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। और पेशेंट जितना हो सके अधिकतर आराम करें। उसके बाद पेशेंट को कैसी डाइट लेनी है, कैसा आहार है? पेशेंट को अधिकतम पानी और लिक्विड्स ज्यादा लेने हैं। प्रॉपर खाना खाना है जिसके अंदर की हरी सब्जियां, फल, दालें, अंडे और दूध होने चाहिए। अगर उसके पेशेंट के गले के अंदर दर्द है तो वो जिंजर, जिसको हम अदरक, शहद, आयुर्वेदिक काढ़ा, वेजिटेबल सूप और हल्दी वाला दूध पिला सकते हैं। अब पेशेंट जो आइसोलेशन के अंदर होंगे वो अपना टाइम कैसे व्यतीत करेंगे? उसके लिए वो अपने घर वालों के साथ, परिवार वालों के साथ फोन के माध्यम से, आजकल सबके पास स्मार्टफोन है, फोन के माध्यम से, वीडियो कॉल के माध्यम से उनके साथ बातचीत करते रहें, और कोई किताब पढ़ सकते हैं या टीवी देख सकते हैं। अब जो लोग केयर गिवर हैं कोविड केयर सेंटर में, उनको क्या करना है? केयर गिवर कौन? जैसे हमारी हेडक्वार्टर टीम, उनको भी सर्जिकल मास्क 3 लेयर वाला पहनना है या डबल मास्क पहनना है, या फिर N95 मास्क अगर हो सके तो वो पहने। हाथ धोते रहें और अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें। पेशेंट को हाथ लगाने से पहले और लगाने के बाद अपना हाथ अवश्य धोएं। कोविड केयर सेंटर के अंदर किसी भी किसी भी पेशेंट के रिलेटिव को आने की अनुमति नहीं है, क्योंकि ये एक फैलने वाली बीमारी है। अगर कोई व्यक्ति, कोई परिवार से कोई रिश्तेदार उनको, पेशेंट को मिलने के लिए आते हैं, तो उनको खुद इन्फेक्शन होने का डर रहता है, इसलिए उनकी मिलने की सुविधा नहीं है। जितनी सतह आपके कोविड केयर सेंटर में है, जैसे टेबल, डोर के नॉब, कुर्सी, बाकी जितनी चीजें हैं, उन सब चीजों को आपने 1% सोडियम हाइड्रोक्लोराइड सोल्यूशन या अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर से सैनिटाइज करते रहे। पेशेंट के कपड़े और जो लिनन है, जो बेड की चादर है, उनको भी 1% सोल्यूशन से वो करें। मैं आगे बताऊंगा कि 1% सोल्यूशन जो अभी हम कह रहे थे, हमें ब्लीचिंग सोल्यूशन बनाना कैसे है। कि ब्लीचिंग सोल्यूशन जिससे हमने सारी चीजों को डिसइंफेक्ट करना है, अगर हमारे पास अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर नहीं है या हम ब्लीचिंग पाउडर से करते हैं, तो उसकी विधि क्या रहेगी वो मैं अब आपको आगे एक वीडियो के माध्यम से बताता हूँ। जैसे कि मैंने पहले कहा था कि अब मैं वीडियो चलाऊंगा, अगर आपको आवाज और आ रही है और वीडियो दिख रही है तो प्लीज चैट में एक बार यस करके लिख दीजिएगा ताकि मुझे पता लग जाए। डिसइंफेक्टिंग सॉल्यूशन को फ्रेश घर के अंदर बनाने की एक आसान सी विधि है। आप 3 चम्मच या फिर 3 मैच बॉक्स का जो ये ढक्कन होता है, इसको भर के ब्लीचिंग पाउडर को थोड़े से पानी के अंदर डिसॉल्व करें। जब डिसॉल्व कर रहे हो तो ध्यान रखें कि लम्प्स ना बने, और जब ये पेस्ट जैसा बन जाए तो उसके अंदर 1 लीटर पानी ऐड कर लें। इस सॉल्यूशन को एक बार हिलाकर आप स्ट्रेन करें। स्ट्रेन करने के लिए कोई कपड़ा इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर एक छलनी को इस्तेमाल कर सकते हैं। उसको आप किसी भी स्प्रे वाली बॉटल के अंदर भर लें
और जब घर से निकल रही हो तो इसको भी अपने साथ में जरूर रखें। डिसइंफेक्टेंट सोल्यूशन को आप डोर नॉब्स, कार के हैंडल्स, स्कूटर्स या फिर पैसेंजर सीट, किसी भी जगह को डिसइंफेक्ट करने के लिए, सैनिटाइज करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। याद रखें कि कम से कम इसका कॉन्टैक्ट टाइम 20 मिनट का हो। उसके बाद अगर आप चाहें तो अपने टिश्यू पेपर के साथ में उस सरफेस को वाइप कर सकते हैं। तो ये थी एक ब्लीचिंग पाउडर का सोल्यूशन बनाने की टेक्निक। लिक्विड का अगर आपको बनाना है और आपके पास क्लोरीन सोल्यूशन अगर लिक्विड सोल्यूशन 3.5% का है, तो आप एक हिस्सा ब्लीचिंग सोल्यूशन का 2.5 हिस्से पानी के अंदर डालेंगे तो आपका ब्लीचिंग डिसइंफेक्शन सोल्यूशन मिल जाएगा। जो अगर आपके पास जो लिक्विड ब्लीच है, क्योंकि ये क्लोरीन सोल्यूशन मिलता है बाजार में, अगर हम क्लोरीन सोल्यूशन आपके पास आता है तो उसकी अलग अलग स्ट्रेंथ होती है, 3.5% का, 5% का आता है। तो 3.5% के लिए एक हिस्सा पानी का और 2.5 हिस्से, एक हिस्सा ब्लीच इसका क्लोरीन का और 2.5 हिस्से पानी के आप डालेंगे तो आपके पास 3 लीटर सोल्यूशन बन जाएगा। वैसे ही 5% वाला क्लोरीन सोल्यूशन है तो एक हिस्सा क्लोरीन सोल्यूशन का 4 हिस्से पानी के डालेंगे तो बन जाएगा। ब्लीचिंग पाउडर के लिए जो है आप 7 चम्मच 1 लीटर पानी के अंदर डाल के उसको मिला लेंगे तो वो आपका ब्लीचिंग सोल्यूशन। आपने ब्लीचिंग सोल्यूशन से, जहां भी आप ब्लीचिंग सोल्यूशन अगर यूज करते हैं तो उसका कॉन्टैक्ट टाइम का मतलब रहता है कि अगर मैंने किसी उस पर स्प्रे कर दिया, स्प्रे करने के बाद उसको मैंने कितनी देर उसके ऊपर लगे रहने देना चाहिए। आधे घंटे के लिए आप उस चीज को उसके ऊपर लगे रहने देना। अगर मैंने डोर नॉब के ऊपर ये अपना ब्लीचिंग सोल्यूशन स्प्रे किया है तो मैं आधे घंटे के लिए उसको वहां पे लगा रहने दूंगा। आधे घंटे के बाद किसी कपड़े से उसको साफ करूंगा। होम आइसोलेशन के पेशेंट जो होम आइसोलेशन में जाएंगे उनको एक होम आइसोलेशन किट दी जाएगी जो कि इस प्रकार की दिखाई देती है। इसके अंदर एक पल्स ऑक्सीमीटर होगा, कुछ ट्रिपल लेयर के मास्क होंगे, कुछ दवाइयां होंगी जो हमने किट पहले बताई थी, और कुछ आयुष के काढ़े होंगे। ये सारी चीजें हर पेशेंट को जो होम आइसोलेशन में जाएगा उसको दी जाएगी। अब रहेगा वेस्ट डिस्पोजल। जो चीजें आपकी कोविड केयर सेंटर में यूज हो जाएंगी, जैसे यूज मास्क एंड डिस्पोजेबल ग्लव्स है, वो येलो कंटेनर में और रेड कंटेनर में डाल के डिस्पोज ऑफ किया जाएगा। घर का जो वेस्ट है, जैसे ले ओवर वेजिटेबल है, खाया हुआ खाना है, फ्रूट के छिलके हैं, प्लास्टिक की वाटर बॉटल्स है, वो जनरल वेस्ट में जाएगा। बायोमेडिकल वेस्ट जो होगी कोविड केयर सेंटर से जनरेट होगी वो वहां से कलेक्ट करा दी जाएगी। अब डिस्चार्ज और रेफरल। अब पेशेंट आपके पास एडमिट रहा 10 दिन तक, उसने ट्रीटमेंट लिया, अगर तो पेशेंट की हालत इम्प्रूव होती जा रही है एवरी डे, रोज आप देख रहे हैं, तो पेशेंट को 10 दिन के बाद डॉक्टर से कंसल्ट करके, पीएचसी और सीएचसी वाले जो आपके सेंटर पे पेशेंट को मॉनिटर करने के लिए रोज आएंगे दिन में 2 बार, उनसे डिस्कस करके उनको घर भेजा जा सकता है। अगर पेशेंट की तबीयत बिगड़ती है, जैसे कि SpO2 94% से कम, रेस्पिरेटरी रेट 24 से ज्यादा, तो उनको आप आगे रेफर कर दें। अगर किसी कोविड पॉजिटिव पेशेंट की मृत्यु हो जाती है तो उनकी बॉडी को कैसे हैंड ओवर करना है? बॉडी को हैंड ओवर करने से पहले आपको एक बैग के अंदर डाल के बॉडी को बंद करना है, मृत शरीर को, और सारे उस बैग के अगर कोई छेद है उसमें या कोई होल्स है, ओपनिंग्स जितनी भी हैं, सबको सील करनी। जो पेशेंट का रिश्तेदार बॉडी लेने के लिए आएंगे उनको पीपीई किट पहन के ही बॉडी लेनी चाहिए। रिलेटिव्स को, ये रिश्तेदार को ये बताना जरूरी है कि बॉडी को बैग से ना निकालें, ना उसे नहलाएं और ना ही उसका चुम्बन लें या उनके साथ कोई भी बॉडी को बाहर से, बैग से बाहर नहीं निकालें। जो बॉडी का बैग है उसकी बाहर की सतह को 1% ब्लीचिंग सोल्यूशन से स्प्रे करें। जहाँ पे उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा वहाँ पे बहुत ज्यादा लोग ना इकट्ठे हों। अगर किसी पेशेंट की मृत्यु कोविड-19 से हुई है तो वो
उनकी सिक्रीशन से वो कोविड-19 की बीमारी आगे भी फैल सकती है। जिस गाड़ी के अंदर इस बॉडी को ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, उसको ट्रांसपोर्ट करने के बाद 1% ब्लीचिंग सोल्यूशन से स्प्रे करके डिसइंफेक्ट करें। क्रीमेशन होने के बाद जो अस्थियां रह जाती हैं, उनको आप इकट्ठा कर सकते हैं, उससे कोविड-19 फैलने का कोई खतरा नहीं। अब बाकी आपसे सबसे मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी, सब स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें और इस कोविड-19 की महामारी से बच के रहें, ताकि हम अच्छी तरीके से इसको मैनेज करके इससे बाहर निकल सकें। अब अगर कुछ लोगों के कुछ क्वेश्चंस हैं तो मैं क्वेश्चंस ले सकता हूं। प्लीज चैट बॉक्स में क्वेश्चंस पूछ लीजिए, या फिर अपना हैंड रेज करके एक एक करके कुछ क्वेश्चंस मैं ले पाऊंगा, या आप चैट के अंदर क्वेश्चंस लिख के बता दीजिए। हरविंदर सिंह जी, ब्लड टेस्ट आफ्टर कोविड, ये जो ट्रेनिंग है ये कोविड को कैसे ट्रीट करना है उस चीज की ट्रेनिंग नहीं थी। ये ट्रेनिंग है विलेज हेल्थ क्वार्टर टीम की, जो कि आप लोग हैं, और आप लोगों को वहां पे क्या करना है। वहां पे डॉक्टर्स का राउंड होगा। जो माइल्ड पेशेंट्स हैं उनके अंदर ब्लड टेस्ट की जरूरत नहीं है। जो मॉडरेट और सीवियर पेशेंट्स हैं वो आपके पास वहां पे एडमिट नहीं होंगे। सो ये आपको इसके अंदर नहीं होगा। सर गुरप्रीत सर, आप लोग जो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, मैं आपसे कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। ये ट्रेनिंग इस चीज़ की नहीं है कि आपको वैक्सीनेशन कब लेना है कब नहीं लेना है। इस ट्रेनिंग का माध्यम ये है कि आप लोगों की जो कोविड-19 के माध्यम से अगर किसी की ड्यूटी लगती है तो कौन सी टीम का क्या रोल रहेगा और उनको क्या करना है। राकेश खुंगा जी, हाँ जी, अगर स्मेल और टेस्ट चला जाता है तो उसको आप कोविड कह सकते हैं। भावना जी, रोल ऑफ टीचर आपको हमने पहले ही बताया। अगर आपको विलेज हेल्थ क्वार्टर टीम में बताया जाता है तो आपको वहाँ पे पेशेंट की हिस्ट्री लेनी होगी, उनका एग्जामिनेशन करना होगा, उनको एडमिट करना होगा और उनका टेस्ट करना होगा। जी, सारे गांव को टेस्ट होगा, सारे गांव को टेस्टिंग होगी। जय कुमार जी, वीडियो लिंक ऑफ दिस मीटिंग, वीडियो ही चल रही है, पीपीटी आपके साथ शेयर करी, वीडियो अभी बताई है, पीपीटी ही चलाई है। हर घर में वीवो 1921 जी, हाँ जी, हर घर के अंदर सर्वे होगा जी। वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट पे किसकी ड्यूटी कौन से गांव में लगी है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे फाइनलाइज करके आपको सबको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट लेवल से ही हम आपको पढ़ा रहे हैं, किसकी ड्यूटी कहाँ लगेगी वो वहीं पे लगेगी। रणवीर सिंह जी, जो आप बात कर रहे हैं इसका आप डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर डीसी साहब आपकी कमेटी के इंचार्ज है, उनसे बात कर सकते हैं। गुरमेल मलिक जी, आपको बताया ये, अगर आपने सारी पीपीटी सुनी है तो आप नॉन हेल्थ मेंबर का रोल प्ले करेंगे विलेज हेल्थ क्वार्टर टीम के ऊपर। सुशील शर्मा MPHW, आप अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सीएमओ सर से बात करें, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, आपको क्या ड्यूटी करनी है, कौन से गांव में जाना है, कितने बजे जाना है, आपके साथ बाकी मेंबर कौन। तेजिंदर जी, ये जो आपका पॉइंट है ये आप अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जब आपकी BDPO और DDPO टीम्स बनाएंगे या आपके डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर टीम बनाएंगे तो आप उनसे बात कर सकते हैं। अनिल कुमार गोलिया जी, ये ट्रेनिंग कौन इंजेक्शन लगवा सकता है कौन नहीं लगवा सकता उस चीज की नहीं। मेरे को काफी मैसेज आ रहे हैं कि यहाँ पे बहुत सारे टीचर ऐसे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। मैं आपकी बात बिल्कुल मानता हूँ। अभी ये ट्रेनिंग चल रही है, आगे भी ट्रेनिंग चलती रहेगी, आप लोगों की ट्रेनिंग बार बार होगी, ये ट्रेनिंग डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी की जाएगी। आप इस चीज़ की चिंता ना करें। अगर आपको किसी दिन ड्यूटी पे जाना होगा, जिस दिन अगर आपकी सुबह 9 बजे की ड्यूटी होगी, 8:50 तक आपको ट्रेन करके ही वहां भेजा जाएगा। इस चीज़ की आप टेंशन ना लें। आपको पढ़ाना, आपको ट्रेनिंग देना, ये हमारा काम है। हम इसका बार बार करते रहेंगे। हम 15,000 लोगों को ट्रेन कर चुके हैं और भी करते रहेंगे। ये ट्रेनिंग को ये सेशन को हम ये ना डालें कि कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है, किसके क्या सिम्टम है।
ये उस चीज़ का फोरम है नहीं। इसको हम ये चीज़ रखें कि हमारा क्या रोल है, हमें क्या काम करना है। ये अवेयरनेस सेशन नहीं है, ये ट्रेनिंग है रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए, और अगर आपको क्या करना है और कैसे करना है वो सब चीज़ें। मीनाक्षी ढींगरा जी टीचर्स को ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी डिपार्टमेंट भी देगा, हेल्थ डिपार्टमेंट, ये एक सारे डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, आयुष डिपार्टमेंट, पंचायती राज, सीएम साहब ने सिंपल इंस्ट्रक्शंस दी हैं। हेल्थ और पुलिस को छोड़कर बाकी जितने डिपार्टमेंट्स हैं वो सारे मिलकर इस प्रोग्राम को आगे चलाएंगे। तो इसके लिए ट्रांसपोर्टेशन आपको मिलेगी, आपको सारे रिसोर्स मिलेंगे, मास्क मिलेंगे, सैनिटाइजर मिलेगा, सब कुछ दिया जाएगा, आप उस चीज़ की टेंशन ना लें। फ्री टाइम की ड्यूटी क्या रहेगी, किसकी क्या ड्यूटी रहेगी, वो सारी चीज़ें आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जैसे ही आपकी टीमें बनेंगी आपको बता दिया जाएगा। फर्स्ट डोज लगी है, सेकंड डोज नहीं लगी, फर्स्ट डोज नहीं मिली, सेकंड डोज मिली है, ये सारी चीज़ें उसके अंदर नहीं। सोनू जी आशा वर्कर का काम मैंने शुरू में बताया था, वो फील्ड टीम का पार्ट है और वो सारे वो करेंगे। गैलेक्सी A7 वैक्सीनेशन के बारे में अभी नहीं है। राजेश जी ड्यूटी कब से शुरू होगी आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, हो सकता है कल से शुरू हो जाए। चलो मेरे को लगता है जी, मेरे को सारे सुशील कुमार जी, नहीं जी, टीचर्स डू नॉट हैव टू डू, जो रैपिड एंटीजन टेस्ट है वो टीचर्स को नहीं करना है, वो हेल्थ की मेंबर का टीम होगा, हेल्थ मेंबर ही होगा, वो करेगा। टीचर्स को बीपी, टीचर्स को थर्मामीटर से टेम्परेचर, थर्मल स्कैनर से टेम्परेचर चेक कर लेंगे, SpO2 से ऑक्सीजन मेजर कर लेंगे, डिटेल लिख लेंगे, ये काम। फर्स्ट डोज लगी है, सेकंड डोज नहीं लगी, सरोज आशा जी बार बार वही क्वेश्चन पूछने का कोई मतलब नहीं है। ये सेशन ना तो वैक्सीनेशन के रिगार्डिंग है, ना इस चीज के रिगार्डिंग है आपके घर में कोई पॉजिटिव है या नेगेटिव है या किसी की स्मेल चली गई, ये उस चीज का सेशन नहीं है। तो उस चीज पे हम लिमिटेड रहे। उस चीज की जानकारी के लिए आप अपने लोकल PHC CHC डॉक्टर से संपर्क करें। मीनाक्षी ढींगरा जी, सारे गांव का हर एक इंसान का फॉर्मेट फिल होगा, डोर टू डोर सर्वे। रीना देवी जी, एक ही क्वेश्चन बार बार पूछने से आप सबको डिस्टर्ब कर रहे हैं, मेरे को भी और बाकी सबको। सो थैंक यू जी, ये सेशन फिर मैं बंद करता हूँ। आगे आपको जो इन्फॉर्मेशन है कि किसने कब ज्वाइन करना होगा वो सब वहीं पे आगे ज्वाइन करेंगे और आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। ट्रेनिंग रिपीट पैरेलल चलती रहेगी, ये नहीं है कि आज ट्रेनिंग हो गई, आधी मिस हो गई, आधा समझ नहीं आया, कोई बात नहीं, ट्रेनिंग दोबारा होगी, दोबारा करते रहेंगे, चलती रहेगी। PGT TGT टीचर्स की ड्यूटी लगेगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू, टेक केयर, स्टे सेफ।